नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हां, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। कोविड आईसीयू वार्ड का किया गया शुभारंभ, आयुष मंत्री कावरे ने किया शुभारंभ। जिला अस्पताल में बनाया गया है कोविड आईसीयू वार्ड। गंभीर मरीज अब नहीं होंगे छिंदवाड़ा, नागपुर, जबलपुर रेफर। 15 दिनों में अस्पताल में प्रारंभ होगी सीटी स्कैन की भी सुविधा। जिला चिकित्सालय में जल्द ही लगेगी 2 और डायलिसिस मशीन। जिला खाद्य अधिकारी के बयान पर मचा बवाल, सहकारी कर्मचारी महासंघ ने जताया विरोध। सहकारी समिति के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, बयान की घोर निंदा कर जताया विरोध। खाद्य अधिकारी ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, मांग पूरी नहीं होने पर 16 से हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। कोविड नियमों का पालन नहीं करने का मामला, नगर की 3 दुकानों पर की गई कार्यवाही। जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगरपालिका की टीम ने की संयुक्त कार्यवाही। 2 दिनों तक फ्लैग मार्च निकालकर दी थी समझाइश। 2 दुकानों को किया गया शटडाउन, 4800 रुपए का वसूला गया जुर्माना। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री आयुष एवं जल संसाधन विभाग रामकिशोर कावरे ने 12 अक्टूबर को जिला अस्पताल में कोविड-19 आईसीयू वार्ड का शुभारंभ किया। इस आईसीयू वार्ड के बनने के साथ ही अब बालाघाट में कोरोना के गंभीर मरीज छिंदवाड़ा या नागपुर या जबलपुर के लिए रेफर नहीं होंगे, उन्हें स्थानीय स्तर पर ही स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे सहित स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख चिकित्सक व प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद रहे। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मिशन और जिला खनिज निधि की 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बने इस कोविड-19 आईसीयू वार्ड में 17 बेड की व्यवस्था की गई है, जो सर्व सुविधा युक्त है। बालाघाट में कोविड मरीजों के लिए आईसीयू वार्ड की कमी थी, जिसके कारण मरीजों को छिंदवाड़ा, जबलपुर या नागपुर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। खासकर गरीब वर्ग के मरीजों को बाहर जाने में परेशानी हो रही थी। जिला अस्पताल के पूर्व के प्रसूति वार्ड को ही अब सुसज्जित तरीके से तैयार कर आईसीयू वार्ड बनाया गया है, जिसमें एक चिकित्सक की तैनाती भी की गई है, जो गंभीर मरीजों को इस आईसीयू वार्ड में देखेंगे, जिसके प्रारंभ होने से जिले के कोविड-19 के गंभीर मरीजों को यहीं पर उपचार की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इस संदर्भ में आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए व कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण सुविधाओं की कमी महसूस की जा रही थी। चूंकि कोविड-19 को लेकर प्रशासन व शासन तथा हमारे चिकित्सा विभाग ने अच्छा कार्य किया है, फिर भी कोविड के जिस तरह से मरीज बढ़ रहे थे, उसमें कुछ गंभीर मरीजों को, खासकर गरीब वर्ग के मरीजों को उपचार के लिए रेफर होने पर दिक्कतें होती थी। अब सभी की सुविधा के लिए आईसीयू वार्ड की आवश्यकता थी, जिसका आज शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही हमारे जिले के गंभीर मरीज छिंदवाड़ा और जबलपुर व गोंदिया रेफर नहीं होंगे और उनका यहीं उपचार हो सकेगा। देखो, कोविड के इस समय हम सब लोगों को मिलकर काम करना है, कोविड से लड़ना है। देखने को आ रहा है कि अभी कोविड के हमारे पास में बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए हमने सारी व्यवस्था, इस जिले की व्यवस्था हमने बहुत ही अच्छे से करने का प्रयास किया है। जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार
सारी व्यवस्था हम इस ज़िले से करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई मामला आ जाता है, क्रिटिकल मामला, जहां पर हमारे पास में आईसीयू वार्ड नहीं होने के कारण हमें छिंदवाड़ा रेफर करना पड़ता था, जबलपुर भेजना पड़ता था, कुछ गोंदिया भेजना पड़ता था। लेकिन कुछ हमारे गरीब परिवार के लोग जो प्राइवेट में नहीं इलाज करा सकते थे, अब उनको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। हमने यहाँ पर आज बहुत जल्द हमने आईसीयू वार्ड का यहाँ पर आज शुभारंभ किया है, और यहाँ पर डॉक्टरों के, जैसे आप सबने कहा कि उसके लिए उसकी व्यवस्था, हम संपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर देंगे। जो जो कमी हमारे ध्यान में आएगा उस कमी को हम ठीक करके यहाँ बहुत अच्छा हम इलाज उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। आयुष मंत्री कावरे ने कहा कि शीघ्र ही जिला अस्पताल को आगामी 15 दिन में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा 2 डायलिसिस मशीन की व्यवस्था भी की गई है, यह भी शीघ्र यहां पर उपलब्ध होगी, जिसके साथ ही डायलिसिस की समस्या वाले मरीजों को परेशानी नहीं होगी और वे लाभान्वित होंगे। आयुष मंत्री श्री कावरे ने कहा कि चिकित्सकों की कमी को दूर करने का हमारा प्रयास है। देखिए, ये हमारे पास में ये 1 करोड़ रुपए की लागत से हमारे मध्य प्रदेश सरकार और हमारे यहाँ की व्यवस्था के अनुसार इसको हमने बनाया है, और जो चीज़ इसमें कमी आएगी उसकी भी व्यवस्था हम करने वाले हैं। दूसरा, हमारे बालाघाट जिले में अभी आपके ध्यान में आएगा, मैं आपके ध्यान में भी लाने जा रहा हूँ, हमारे पास में डायलिसिस मशीन कम होने के कारण हमारे जो लोगों को जो नंबर लगने वाली स्थिति और उनको परेशानी, तो हमने 2 डायलिसिस मशीन की व्यवस्था यहाँ पर की है। बहुत जल्दी हम 2 डायलिसिस मशीन यहाँ पर व्यवस्था जमा करने वाले हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास में सीटी स्कैन का प्रॉब्लम है, जो हमारे को प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है। हम 15 दिन के अंदर पे यहाँ पर सीटी स्कैन की भी व्यवस्था करने वाले हैं। कार्यक्रम के दौरान आयुष मंत्री कावरे द्वारा जिला अस्पताल में बर्न वार्ड का भी लोकार्पण किया गया। मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ के द्वारा जिला खाद्य अधिकारी एस.एच. चौधरी के द्वारा 9 अक्टूबर को एक स्थानीय अखबार में दिए बयान का विरोध करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सहकारी कर्मचारियों ने खाद्य अधिकारी पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है और प्रशासन को चेतावनी दी है कि 15 तारीख तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो 16 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। समितियों के कर्मचारियों ने मांगों के संबंध में बताया कि जिला खाद्य अधिकारी चौधरी ने समाचार पत्र के माध्यम से जिले के समस्त कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसकी संघ के द्वारा घोर निंदा कर विरोध किया जाता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों को सिद्ध किया जाए। जिले में 23 केंद्रों की स्थापना नहीं हुई है, जिससे किसान पंजीयन कराने में परेशान हो रहे हैं। जल्द ही स्थापना की जाए। जिले के 23 केंद्र स्व सहायता समूह को दिए जाते हैं तो जिले के समस्त 167 केंद्र समूह को दिए जाएं। धान खरीदी के दौरान खरीदी केंद्र में कमी के लिए समिति ही क्यों जवाबदार हो? इसमें जिला खाद्य विभाग, जिला विपणन अधिकारी, परिवहनकर्ता की भी जवाबदारी तय की जानी चाहिए। इस दौरान सहकारी कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने कहा कि जो हमने काम किया है उसका पैसा हमें दिया जाए। 21 करोड़ रुपये में 6 करोड़ रिलीज किया गया है, 15 करोड़ कहाँ है? जिला खाद्य अधिकारी चौधरी द्वारा 23 समितियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आजीविका मिशन को देने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि 23 सेंटर नहीं बल्कि पूरे 167 सेंटर समूहों को दिए जाएं। 23 सहकारी समितियों को खाद्य अधिकारी ने एक अखबार में बयान दिया कि समितियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिससे समितियों को आजीविका मिशन को दिया जाता है। इस बयान की सभी सहकारी समिति के कर्मचारी घोर निंदा करते हैं। कोऑर्डिनेशन करने के पश्चात ना करते हुए हमारे 23 सेंटर 23 सहकारी समितियों के माननीय हमारे खाद्य आपूर्ति अधिकारी एस.एच. चौधरी, इनके द्वारा इनका कथन है कि ये समितियां भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण इनके सेंटर आजीविका मिशन को दिए जाते हैं का निर्णय पारित किया गया है। श्रीमान जी से हम निवेदन करना चाहते हैं, अरे विगत वर्षों से किसी से आपने काम कराया, शासन के मुइंदे तुम उस जगह में पदासीन हो, तुम्हें तो धिक्कार है ऐसे पद पर 2 मिनट भी खड़े रहने का। अरे हम तो सहकारी समिति में थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग काम करते हैं, आईएएस लाभी के लोग जिला मेंटेन करते हैं, और ये ऐसे लोग अपनी जबान में भ्रष्टाचार की भाषा में बात करते हैं। खेद है इस बात का।
उन्होंने कहा कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से बात रखी थी कि समितियों के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा के रूप में शामिल किया जाए, लेकिन इन्होंने शामिल करने की बजाय ऐसे अधिकारी जो जिले में बैठे हैं वे समितियों के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य अधिकारी चौधरी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई और हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी सहकारी समितियों के कर्मचारी 16 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इस पे कार्रवाई होना चाहिए और ये 15 तारीख तक का हमारा अल्टीमेटम जाएगा भी कलेक्टर महोदय को। इस बीच में अगर कार्रवाई उस पर चौधरी पे नहीं होती है तो 16 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर में दुकानदारों को मास्क लगाकर रहने व बिना मास्क लगाकर सामान लेने आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं देने 2 दिनों तक प्रशासन व पुलिस द्वारा समझाइश दी गई थी। वहीं 12 अक्टूबर को नगर में प्रशासनिक अधिकारियों ने भ्रमण कर मास्क का उपयोग नहीं करने पर 3 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है, जबकि मास्क न लगाने पर जुर्माने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कार्यवाही के दौरान एसडीएम केसी बोपचे, नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया, सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव, कोतवाली टीआई एमआर रोमड़े, यातायात प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला सहित नगरपालिका का राजस्व अमला मौजूद रहा। गौरतलब हो कि नगर में 2 दिनों तक जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगरपालिका के द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकालकर दुकानदारों को समझाइश दी गई थी कि मास्क का उपयोग करें और बिना मास्क पहने दुकान में आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने की कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई थी, जबकि 12 अक्टूबर की शाम को प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस एवं नगरपालिका के कर्मचारियों ने नगर में भ्रमण कर मास्क का उपयोग नहीं करने व कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर दुकानदारों व लोगों पर कार्रवाई की। इस दौरान गुजरी बाजार में 2 दुकानें, कदम स्टोर बालाघाट एवं मयूरी बेंगल गुजरी बाजार को 2 दिनों के लिए शटडाउन किया गया और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था उन पर फाइन की कार्यवाही करते हुए 4300 का कुल जुर्माना किया गया है। वहीं नगरवासियों से अनुरोध किया गया है कि कृपया मास्क का उपयोग करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करें। नगर के समस्त व्यापारियों को निर्देशित किया जाता है कि मास्क नहीं तो सामग्री नहीं के तर्ज पर अपना व्यापार करें। इस दौरान एसडीएम केसी बोपचे ने कहा कि 2 दिनों तक मास्क का उपयोग कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने समझाइश दी गई थी। मास्क व नियमों का पालन नहीं करने पर 3 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है और दुकानों को 2 दिनों तक बंद किया गया है। बावजूद इसके नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो एफआईआर की कार्यवाही भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी कार्यवाही जारी है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर का उपयोग करें। अभी तक 3 दुकानों को पे कार्रवाई की है, उनको आगामी 2 दिनों के लिए शट डाउन किया गया है दुकानों को और उनको समझाइश दी गई है कि माने यदि आप वो लोग नहीं सुधरेंगे इस समय तो इनके ऊपर फिर एफआईआर भी की जाएगी। और अभी कार्रवाई चल रही है पर हम लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि सबको मास्क लगाना जरूरी है, दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, तो लोग उसका पालन नहीं करने वाले और खिलाफ भी मैंने कार्रवाई की है। सर, इसमें कितने का चालान दुकानदारों का काटा जा रहा है? जिनके यहाँ दुकानदारों के यहाँ जो बिना मास्क के हैं उनका 100 रुपये का नगर पालिका द्वारा चालान काटा। सर, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से अपील यही है कि कोरोना बड़ी व्यापक रूप से फैल रहा है और असावधानी कारण ज़्यादा फैलता है, तो लोगों से अपील है कि सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइजर उपयोग करें। थैंक यू सर। बालाघाट नगर पालिका में सहायक राजस्व निरीक्षक के पद पर पदस्थ रीवा निवासी प्रकाश सिंह की किराए के कमरे में संदिग्ध मौत हो गई, जिसकी सूचना कोतवाली थाने को मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर मर्ग कायम किया है। मामले के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक प्रकाश सिंह रीवा का निवासी है, जो वर्तमान में वार्ड नंबर 13 बूढ़ी समता भवन के पीछे अरविंद राय के घर किराए से रहता था। मृतक ने बालाघाट नगर पालिका में 4 नवंबर 2019 को राजस्व सहायक निरीक्षक के पद पर ज्वाइनिंग ली थी। इसकी सगाई हो गई थी और इसी वर्ष शादी होने वाली थी। बताया गया है कि 11 अक्टूबर की रात वो अपने कमरे में देरी से आया और नीचे ही जमीन पर बिस्तर में सोया था, लेकिन सुबह करीब 11:30 बजे तक नहीं उठने पर और अंदर से दरवाजा बंद होने पर बाजू के कमरे में रहने वाले किराएदार ने आवाज देकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर मकान मालिक को सूचना दी और खिड़की से देखा गया तो प्रकाश सिंह नीचे जमीन पर ही लेटा हुआ था, लेकिन आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिलने पर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखा तो प्रकाश सिंह मृत पड़ा हुआ था।
मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई और पुलिस ने पंचनामा कर आवश्यक कार्यवाही की। मौत का कारण अज्ञात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की विवेचना कर रही है। बता दें कि इस मामले की सूचना नगर पालिका में मिलते ही नगर पालिका के कार्यालय अधीक्षक वाचस्पति त्रिपाठी, राजस्व निरीक्षक वेद प्रकाश पुरी गोस्वामी सहित राजस्व विभाग का समस्त स्टाफ और नगर पालिका के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। नगर पालिका के कार्यालय अधीक्षक वाचस्पति त्रिपाठी ने बताया कि नगर पालिका के कर्मचारियों से सूचना मिली कि सहायक राजस्व निरीक्षक प्रकाश सिंह कार्यालय समय से 2 घंटे लेट हो गए हैं और नंबर पर कॉल करने पर कोई जवाब नहीं मिल रहा है, जिससे उसके किराए के कमरे में जाकर देखा गया तो वो मृत अवस्था में पड़े हुए थे। मौत का कारण अज्ञात है। कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चल पाएगा। घटना हुई है यहाँ पे सहायक में, क्या है पूरा मामला, कैसे जानकारी ये मुझे सूचना मिली ऑफिस में कर्मचारी द्वारा कि मिस्टर प्रकाश सिंह सहायक राजस्व निरीक्षक हैं, वो 2 घंटे से कोई उनका रिप्लाई नहीं आ रहा, ऑफिस भी नहीं पहुँचे हैं। इस संबंध में सब हरकत में आए कर्मचारीगण और मैं भी यहाँ पहुँचा। तब यहाँ पे पाया कि दरवाज़ा बंद है और सिंह जी उठ नहीं रहे हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट में सूचना दी गई, पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पर आई और कार्रवाई कर रही है। सर ये कब से पदस्थ थे यहाँ पे? ये सर नवंबर 2019 से पदस्थ थे यहाँ पर सहायक राजस्व निरीक्षक पद पे। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः ये रीवा के रहने वाले हैं। अच्छा सर, ये उनकी सगाई हो चुकी थी और क्या ऐसा क्या लग रहा है कि क्या वजह? ये चूँकि अपने साथियों से चर्चा कर रहे थे कि सगाई हो गई है, कि साथी लोग बता रहे हैं इस प्रकार से ऐसी जानकारी मिली है। अभी इस पर कन्फर्म कहना कुछ। अच्छा, 25 तारीख से छुट्टी पे भी जाने वाले थे ऐसा? हाँ, इसी संबंध में इनके साथी लोग बता रहे हैं सर कि जाने वाले थे छुट्टी में, इनकी सगाई हो गई है। तो इनके परिवार में कितने लोग थे? क्या इनके परिवार में इनके भाई हैं और अन्य लोग हैं। तो अभी प्रथम दृष्टि से क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टि से तो अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी मेडिकल होगा। ठीक, थैंक यू। कुछ कह सकते हैं। शहर की बड़ी आबादी वाले वार्डों में से एक राय दुर्गा प्रसाद वार्ड शहर के अंतिम छोर पर बसी ढीमा टोला से पहचाना जाता है। हालांकि बूढ़ी क्षेत्र का कुछ संपन्न भाग इस वार्ड से जुड़ा है, लेकिन अब भी वार्ड को मलिन बस्ती का जो टैग लगा है वह इतने वर्षों के बाद भी छूट नहीं पाया है। वार्ड समस्याओं पर जुड़ी वार्ड परिक्रमा रिपोर्ट में प्रस्तुत है वार्ड क्रमांक 1 का सूरत हाल। वार्ड को बाहरी तौर पर देखने से पता चलता है कि यहाँ गरीब और मध्यम वर्ग दोनों का समावेश है और जिसे मलिन बस्ती कहा जाता है वहाँ जाने पर समस्याओं का अंबार नजर आता है। कच्चे मकानों को तोड़कर यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना जरूर बनाई गई है। आधे अधूरे निर्माण कार्य हैं और किश्त की राशि न मिलने से काम बंद है। बिजली पानी पर्याप्त, लेकिन सड़क की समस्या कहीं कहीं देखी गई है। शहर के 2 बड़े शासकीय संस्थानों का संचालन इस क्षेत्र से होता है। एक तो शासकीय औद्योगिक संस्थान ITI और दूसरा पेयजल प्रदान करने के लिए फिल्टर प्लांट भी इसी वार्ड में स्थापित है। इसके अलावा शासकीय कार्यों की श्रृंखला में अभी वर्तमान में जब से कोविड का दौर चला है, यहाँ कोविड अस्पताल भी बनाया गया है। वार्ड नंबर 1 के तहत ढीमर टोला के साथ ही गौरीशंकर नगर भी जुड़ते हैं, जहां गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं। गरीबों से जुड़ी योजनाएं यहाँ कितनी कारगर हैं, ये वर्ष दर वर्ष बीतने के बाद भी वार्ड की अवस्था को देखकर समझा जा सकता है। हालांकि सरकार ने इसी वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत LIG और MIG आवास का निर्माण कराया है, लेकिन वो भी डूब क्षेत्र होने से बाढ़ के प्रभाव में आ जाता है और यही वजह है कि शहरी क्षेत्र के लोग इस आवास को अपना बसेरा बनाने से कतरा रहे हैं। वार्ड की प्रमुख समस्या की बात की जाए तो यहाँ मलिन बस्ती होने से आए दिन संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा ज्यादा होता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहाँ बीमारियों को लेकर कैंप भी लगाए जाते हैं। इसी प्रकार सड़कों का उचित रख रखाव न होना, पानी की निकासी के लिए नाली का अभाव और शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार न होने से यहाँ के वार्डवासी लाभान्वित होने से वंचित रह जाते हैं। वार्डवासी ने बताया कि वार्ड में सफाई सप्ताह में 1 बार होती है। वार्ड में कामकाज ठीक तरह से नहीं हो पाया है। नाली और सड़क की समस्या बनी हुई है। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है और फिल्टर प्लांट यहीं होने से पानी पर्याप्त मिल पाता है, लेकिन कुछ समस्याएं जरूर दूर होनी चाहिए। आपके वार्ड में पार्षद के 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ? रोड तो पहले से बने हुए, कुछ काम नहीं हुआ है। ये तो आप लोगों को दिख ही रहा है। और क्या समस्या है वार्ड में? वार्ड में समस्या का भी कुछ नहीं है, बस रोड बनना चाहिए और नाली। सफाई वगैरह होती कि नहीं? सफाई तो वही हफ्ते में 1 बार।
गाड़ी आती है कि रोज कचरा उठाने के लिए जो डेली आती है, यहाँ आती है कि नहीं? नहीं आती। और स्ट्रीट लाइट वगैरह चालू रहती है यहाँ की? और पानी पूरा मिलता पर्याप्त? पानी स्ट्रीट लाइन एक दिवाली देख और कुछ पार्षद के कार्य से आप खुश हैं कि कैसे क्या रहा उनका कार्यकाल? बढ़िया काम, संतुष्ट? वार्डवासी करण दूधपुरे ने बताया कि बारिश में नालियां टूट गई हैं, आवास योजना से बने मकानों की राशि न आने से अधूरे पड़े हुए हैं। वार्ड में समस्याएं भी बनी हुई हैं जिसका निराकरण होना जरूरी है। 5 वर्ष का पार्षद का कार्यकाल ठीक ठाक रहा, कई काम हुए हैं, कुछ और भी होना अभी बाकी है। अच्छा बताइए, यहाँ वार्डों की क्या स्थिति है अभी? वार्ड ये है कि अभी पानी आया तो सब नाली पुर गई है, तो प्रशासन से है कि नाली निकाल दिया जाए। और हमारे डीमा टोले में जो मकान बने थे गए वर्ष जो मकान बने हैं, तो 6 मकान बच गए, उसके किस्त नहीं डली है। 1 लाख तो किस्त डल गई है, बाकी 1.5 लाख नहीं डली, इसलिए अभी स्लिप नहीं हुई है। और क्या समस्या है वार्ड में? बस यही समस्या है। अच्छा, पार्षद के 5 साल के कार्यकाल से आप क्या खुश हैं? हाँ खुश हैं। खुश हैं, बढ़िया रहा कार्यकाल? हाँ, कार्यकाल में हो गया उनका कार्यकाल। वार्ड पार्षद क्षमा बंसोड़ के पति मुकुंद बंसोड़ ने बताया कि वार्ड में सड़क और नालियों का निर्माण कार्यकाल में ही हुआ है और कुछ काम अधूरे हैं। वार्ड में आवास योजना के तहत हितग्राहियों को लाभ दिलाया गया है। जो कार्य पूर्ण नहीं हो पाए हैं उनका निर्माण कार्य प्रारंभ है और वार्ड वासियों को इसका लाभ मिलेगा। अब अधिकतर नालियों का निर्माण करवाने का है, जो बहुत ही जरूरी है। वार्ड काफ़ी बड़ा है और बहुत सी समस्याएं हैं, उनको भी करना जरूरी है। पानी वानी क्या? पानी तो ठीक है, पानी की कोई समस्या नहीं है। अब नल जल जो योजना आने लाई गई है वो उससे पूरा पाइपलाइन बिछ गई है और जब वो शुरू हो जाएगी तो उनका लाभ सबको मिल जाएगा। तो नाली निर्माण हुआ कि नहीं इस बार? निर्माण कम हुआ है, अधिक नहीं हुआ। रोडों का निर्माण हुआ, छोटी छोटी जो गलियाँ थी बनाने की उनका निर्माण हुआ। नालियों का निर्माण ज़्यादा नहीं, अभी भी निर्माण बाकी है नालियों का? हाँ, निर्माण बाकी है अधिकतर। अब जो भी कार्य करे उन रोडों की अलावा नालियों का निर्माण के ऊपर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। सफाई व्यवस्था कैसे? सफाई व्यवस्था भी कमजोरी है क्योंकि कोई लेबर ही नहीं आते। बहुत बड़ा वार्ड है, 4 लेबर दिए, 3 लेबर है, जिसमें एक आता है जो गाड़ी पे चले जाता है, तो फिर नालियों की सफाई हो नहीं पाती। तो समस्या बनी है, पूरे 5 साल हो गए वही समस्या बनी हुई है। 11 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 36 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 24 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें 11 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1527 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। बता दें कि जिले में 1226 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 283 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 36 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक 4 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 11 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 32 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 18 कोसमी का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 13 के 2 मरीज, बैहर रोड का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 25 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 1 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 5 का 1 मरीज, मोती नगर का 1 मरीज, ग्राम बघोली का 1 मरीज, ग्राम खुटिया के 2 मरीज, किरनापुर तहसील के ग्राम डुडवा का 1 मरीज, वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 15 के 3 मरीज, वार्ड क्रमांक 6 का 1 मरीज, कायदी के 2 मरीज, मेहंदीवाड़ा का 1 मरीज, खैरलांजी तहसील के ग्राम भोरगढ़ के 2 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम बड़गांव का 1 मरीज, बोथली का 1 मरीज, सांवरी का 1 मरीज, देवलगांव का 1 मरीज, कालीमाटी के 2 मरीज, मोहझरी का 1 मरीज, भानेगांव का 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम गर्रा मशीनटोला का 1 मरीज, बैहर तहसील के ग्राम कटंगी का 1 मरीज, गढ़ी का 1 मरीज, तिरोड़ी पुलिस लाइन का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट बैहर एवं लांजी में 575 बेड एवं ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 12 अक्टूबर 2020 को दोपहर 12 बजे की स्थिति में कोविड सेंटर में 101 बेड मरीजों से भरे हैं।
इस प्रकार कोविड सेंटर गोंगलई, बैहर एवं लांजी में कुल 474 बेड एवं कोविड अस्पताल बूढ़ी में 105 बेड खाली हैं। जिले में होम आइसोलेशन में 182 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपचार के लिए रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 725 मरीजों को आरोग्य कसायाम काढ़ा दिया गया है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण से अब जिला प्रशासन व जिला प्रशासनिक अधिकारी भी अछूते नहीं हैं। वारासिवनी तहसील कार्यालय के बाद अब बालाघाट तहसील कार्यालय का भी एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसके बाद आगामी आदेश तक के लिए तहसील कार्यालय को बंद कर दिया गया है, जबकि तहसीलदार रामबाबू देवांगन सहित अन्य कर्मचारी स्वतः ही होम आइसोलेट हो गए हैं। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में इजाफे का असर अब सीधा शासकीय तंत्र में भी दिखने लगा है। कभी कोरोना के खिलाफ जंग जीतने और कोरोना से बचाव के तरीके बताने वाले ही अब कोरोना संक्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही आलम जिले का बीते 1 महीने से बना हुआ है, जिसकी शुरुआत वारासिवनी नगर के तहसील कार्यालय के कर्मचारी के पॉजिटिव आने के बाद से लगातार प्रारंभ हो गई है, जिसके बाद वारासिवनी नगर पालिका के कर्मचारी, लांजी नगर परिषद सहित कटंगी नगर परिषद में भी कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद अब बालाघाट तहसील कार्यालय में भी कोरोना संक्रमण की जानकारी लगी है। बताया जा रहा है कि बालाघाट तहसील कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद तहसीलदार रामबाबू देवांगन सहित अन्य कर्मचारी होम आइसोलेशन में चले गए हैं। इसके अतिरिक्त वारासिवनी एसडीएम सहित किरनापुर एसडीएम भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसके चलते कलेक्टर दीपक आर्य ने बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे को वारासिवनी एसडीएम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इसी प्रकार लांजी एसडीएम रविंद्र परमार को किरनापुर एसडीएम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त नगर के भटेरा रोड स्थित बालाघाट हॉस्पिटल के 2 चिकित्सकों में भी कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उनके सैंपल लिए गए हैं, जिसके चलते चिकित्सालय को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में 12 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे लोकनायक जयप्रकाश नारायण व राजमाता सिंधिया की जयंती मनाई गई, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, मौसम हरिनखेड़े एवं नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे ने कहा कि विजयाराजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की प्रसिद्ध नेता थीं। इन्हें ग्वालियर की राजमाता के रूप में माना जाता है। राजमाता का रिश्ता एक राज परिवार से होते हुए भी वे अपनी ईमानदारी, सादगी और प्रतिबद्धता के कारण पार्टी में सर्वप्रिय बन गई और शीघ्र ही वे पार्टी में शक्ति स्तंभ के रूप में सामने आई। भारतीय जनता पार्टी के हमारी महिला मोर्चा के द्वारा हमारे मंत्री भाई रामकिशोर कावरे जी, जिला पंचायत के हमारी अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन जी, हमारे नगर अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर जी, पूर्व अध्यक्ष अनिल दुआरे जी, सभी की उपस्थिति में आज प्रदेश के द्वारा जो कार्यक्रम आया था श्रीमंत राजमाता सिंधिया जी के जन्म शताब्दी वर्ष के समापन का आज यह कार्यक्रम था। उस कड़ी में ही आज राजमाता सिंधिया जी के छायाचित्र पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम को संपन्न किया गया। आज दोपहर में 11 बजे भी राजमाता जी के ऊपर एक फिल्म दिखाई गई थी और आज शाम को 7 बजे भी दूरदर्शन पे राजमाता सिंधिया जी के ऊपर एक टेलीफिल्म बनाई गई है, जिसका प्रसारण पूरे देश में किया जाएगा, जिसे भी आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के एवं सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा उसे देखा जाएगा। आज राजमाता सिंधिया जी, जिनका योगदान भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं भुला सकती, ये देश कभी नहीं भुला सकता, आज उनकी जन्म शताब्दी पे मैं उन्हें सत नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धा सुमन करता हूँ। धन्यवाद। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन ने कहा कि विजयराजे ग्वालियर की राजमाता के रूप में लोकप्रिय थी। वह एक प्रमुख भारतीय राजशाही व्यक्तित्व के साथ ही एक राजनीतिक व्यक्तित्व भी थी। वह राज्य की सर्वोच्च शाही हस्ती होने के बाद भी राजमाता बहुत ही मिलनसार स्वभाव की महिला थी, जो भाजपा कार्यकर्ता व आमजनों से सहजता से मिलती थी और उनकी समस्याओं का निराकरण भी करती थी। वे कई बार भारतीय संसद के दोनों सदनों में चुनी गईं और कई दशकों तक जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य भी रहीं। आज हमारी श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी का 100वां जन्मदिवस है और निश्चित रूप से हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि यदि महिला मोर्चे में हम काम करते हैं तो इसका श्रेय राजमाता सिंधिया जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने जो महिला मोर्चे का पार्टी में काम करने के लिए एक मोर्चा बनाया और उसी आधार पर हमारा ये महिला मोर्चा पूरे प्रदेश के पूरे राष्ट्र में
महिला मोर्चा राजनीति में काम करता है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है, हमारे लिए आदर्श है। और ऐसे हमारे राजमाता श्री जी के श्री चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, नमन करते हैं और उनको उनके आदर्शों पे चलने का पूरा महिला मोर्चा प्रयास करेगा। और मैं आज उन्हें बहुत ही सब नमन करते हूँ और पूरा हमारा महिला मोर्चा नमन करता है। इस दौरान मौसम हरिनखेड़े ने कहा कि आज राजमाता की 100वीं जयंती के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी करके जो श्रद्धांजलि दी है, उसके लिए हम सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के आभारी हैं। इस अवसर पर दिलीप चौरसिया, अनिल दुआरे, अरुण राहंगडाले, वीणा कनौजिया, हेमेंद्र क्षीरसागर, मनोज हरिनखेड़े, भारत चौधरी, अजय सुखदेवी, राकेश सिवैवार, गुलशन भाटिया, सुमित यादव सहित अन्य मौजूद रहे। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के निवास में 12 अक्टूबर को समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, विनोद पांडव, बसंत डहाके सहित अन्य मौजूद रहे। उपस्थित जनों ने डॉक्टर लोहिया के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी विचारक थे, जो भारत ही नहीं दुनिया में बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। उनका जन्म 23 मार्च सन 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था और उनकी मृत्यु 12 अक्टूबर सन 1967 को बीमारी के चलते दिल्ली के एक अस्पताल में हुई। जिस अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई, उस अस्पताल का नाम राम मनोहर लोहिया रखा गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया 2 बार लोकसभा चुनाव में जीते हैं, जो पहली बार फर्रुखाबाद से और दूसरी बार कन्नौज से चुनाव जीते थे। उनकी विचारधारा सामाजिक और आदर्शवादी थी। वे जो कहते थे उसे करते भी थे। उन्होंने 23 साल की उम्र में जर्मनी से अर्थशास्त्र में PhD की और उन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान था। डॉक्टर लोहिया महान क्रांतिकारी नेता थे। वे आज़ादी की लड़ाई में 8 बार जेल गए। उन्हें अंग्रेजों के समय लाहौर जेल में रखा गया और जेल में काफी यातनाएं भी दी गईं, लेकिन वो देश के हित में लड़ाई लड़ते रहे। वे अपने मामले में स्वयं ही कोर्ट में अपनी पैरवी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी के बच्चे, चाहे वो राष्ट्रपति हो या बड़ा अधिकारी, एक ही समाज के स्कूल में प्राइमरी तक पढ़ें। किसानों को नहर का पानी निःशुल्क दिया जाए और किसानों का कर्ज माफ किया जाए। चुनाव में कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाता पर्ची ना बांटें। शासन द्वारा पर्ची बांटी जाए, जिसका अब पालन किया जा रहा है। पूर्व सांसद मुंजारे ने कहा कि आज भारत देश को डॉक्टर लोहिया के विचारों पर चलने की आवश्यकता है। डॉक्टर लोहिया और 10 वर्ष जीवित रहते तो देश की हालत आज अच्छी होती, लेकिन वर्तमान में देश की हालत काफी दयनीय है। लोहिया की पुण्यतिथि है और आज हम सब मिलकर हम लोगों ने 111वीं पुण्यतिथि उनकी यहाँ मनाए हैं। भारत के नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े समाजवादी नेता थे वो, और बहुत ही अल्प आयु में बीमारी से उनका निधन हो गया था दिल्ली में। जिस अस्पताल में निधन हुआ था उसी को आज मतलब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से जाना जाता है। अस्पताल का नाम भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। डॉक्टर लोहिया 2 बार लोकसभा में चुन के गए। उस दौर में जब कोई कांग्रेस के खिलाफ में लड़कर वो संसद में पहुंचना एक सपना मानता था। एक बार वो जीते हैं फर्रुखाबाद से उपचुनाव और दूसरी बार जीते वो कन्नौज से। कन्नौज 23 मार्च 1910 को उनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में, जो अयोध्या के पास है, था बिल्कुल नजदीक अयोध्या से। और उनका निधन हुआ है 12 अक्टूबर 1967 को। तो चर्चाएं तो उनके निधन पे इतनी है कि बीमारी तो थी लेकिन बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी। उन्होंने विदेश में जाके इलाज कराने से मना कर दिया था। उनके साथियों ने बोला था भी विदेश में आपका इलाज कराते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम विदेश में जाके इलाज नहीं कराएंगे, हमारा इलाज भारत में होगा। विधानसभा एवं लोकसभा निर्वाचन के पश्चात ईवीएम एवं वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में नया वेयर हाउस बनाया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने 12 अक्टूबर को पूजा अर्चना करने के बाद फीता काटकर इस वेयर हाउस का शुभारंभ किया। बता दें कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा इस भवन का निर्माण कराया गया है, जिसकी लागत भी लगभग 4.5 करोड़ रुपए के आसपास है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, निर्वाचन पर्यवेक्षक दिलीप पटले एवं निर्वाचन कार्यालय का स्टाफ मौजूद था। ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए इस वेयर हाउस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट मशीनों को रखने के लिए भूतल पर 3 कक्ष एवं प्रथम मंजिल पर 3 कक्ष बनाए गए हैं। वेयर हाउस में रखी ईवीएम की सुरक्षा के लिए गार्ड रूम अलग से बनाया गया है। वेयर हाउस में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए भी कक्ष बनाए गए हैं। बालाघाट जिले में होने वाले विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम को पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखा जाता था, लेकिन अब इस वेयर हाउस के बनने से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम को नहीं रखना पड़ेगा। कलेक्ट्रेट कार्यालय में लगने वाला निर्वाचन कार्यालय भी इस वेयर हाउस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत रमरमा में आस्था का केंद्र पहाड़ी पर स्थित भगवान महादेव के दरबार में खनिज विकास निगम अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल पहुंचे। रमरमा पहुंचकर जायसवाल ने जहां भगवान भोलेनाथ को भंडारा समर्पित किया, वहीं तेजी से प्रसिद्ध हो रहे झरने को लेकर हर हर महादेव ट्रस्ट के सदस्यों एवं श्रद्धालुओं से विस्तृत चर्चा की। गौरतलब है कि लंबे समय से हरी भरी वादियों के बीच स्थित पहाड़ी में महादेव के दर्शन करने हर साल बड़ी संख्या में शिवरात्रि के दिन लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते बारिश के कारण निर्मित झरने को देखने और महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं प्राकृतिक हरी भरी वादियों और पहाड़ों के बीच से बहने वाले झरने को देखने और नहाने के लिए लगातार सैलानियों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें स्थानीय ही नहीं बल्कि जिले और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से भी लोग पहुंच रहे हैं। हर हर महादेव ट्रस्ट के अध्यक्ष डुलेंद्र ठाकरे ने कहा कि हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण लोगों को एकांतवास चाहिए था। इसी कारण रमरमा में भोले शंकर के दरबार और प्रकृति के बीच बहते झरने का आनंद उठाने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को सुविधाएं और सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। यहां आने वाले लोगों से अपील की जा रही है कि वनों के नियमों को ध्यान में रखकर कचरा ना फैलाएं। इस दौरान खनिज विकास निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने कहा कि रमरमा में भोले बाबा का दरबार है, जहां हर वर्ष बड़ी संख्या में शिव भक्त आते हैं। मैं भी यहां हमेशा भगवान भोलेनाथ के दरबार में पूजा अर्चना कर भोले बाबा का आशीर्वाद लेने आता रहता हूँ। जिस तरह उन्होंने मंत्री रहते रामपायली को सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से प्रदेश के पर्यटन के नक्शे में लाने का सफलतम प्रयास किया है, देश और प्रदेश की नजर में लाने के लिए रामपायली में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, इसी तरह वे इस तीर्थ स्थल रमरमा को सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से प्रदेश के नक्शे पर लाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ गुफा में परिवार सहित विराजे भगवान शंकर के दर्शन करने के साथ ही पहाड़ी से गिरने वाले प्राकृतिक झरने का लोग लुत्फ उठा सकें। योजना भविष्य में देखिए, भगवान भोलेनाथ का ये बहुत बड़ा दरबार है, तो रमरमा का ये बहुत ही मतलब एक रमणीय स्थल बन चुका है और पूर्व समय काफ़ी समय से यहाँ पर लोग आते रहे हैं, भोलेनाथ जी का दर्शन करते हैं, उसी पहाड़ी पर चढ़ के और झरनों का जो आनंद यहाँ पर और इसमें सब आप पहाड़ी इतने झाड़ झरना लगता है, सारी चीज़ें देखकर एक पचमढ़ी जो हमारा हिल स्टेशन है उसकी याद आ जाती है। और मैं समझता हूँ कि जितने श्रद्धा के भाव से लोग आ रहे हैं यहाँ पर, पर्यटन के आनंद के हिसाब से लोग आ रहे हैं, जिले के बाहर से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं, तो आने वाले समय पर इसको पचमढ़ी के तर्ज पर इसको सुसज्जित और स्थल सुविधायुक्त बनाने का हमारा प्रयास है, ताकि जितने श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे भोलेनाथ से वो यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेके जाए और उनको इस कोरोना जो महाबीमारी है और मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने साल भर और अभी खत्म नहीं होना, ऐसे समय में उस तनाव को दूर करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए ऐसे वातावरण में आना बहुत जरूरी है। हमारे ऐसे भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो आने वाले समय पर जिला प्रशासन के माध्यम से और शासन के माध्यम से जो यहाँ के लोगों की श्रद्धा दिख रही है, जो इच्छा शक्ति लोगों को दिख रही है और इस भगवान भोलेनाथ के दरबार के प्रति जिनकी श्रद्धा है उसको देखते हुए इसको और भी ज़्यादा रमणीय बनाने का प्रयास रहेगा और भी ज़्यादा सुविधाजनक बनाने का प्रयास।
प्राकृतिक वादियों का आनंद लेने छत्तीसगढ़ राज्य से पहुंचे नीरज पांडे ने बताया कि उन्हें स्थान की जानकारी लगी थी, जिसे देखने वो आज यहां पहली बार पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि यहां सभी अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन इसके विकास को लेकर और अन्य सुविधाओं को विकसित करने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए भैया बहुत अच्छी जगह है, इसके बारे में हमने सुने भी थे, इसलिए हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। तो यहाँ सिर्फ थोड़ा सा डेवलप करने की और ज़रूरत है इस चीज़ को, तो ये अच्छा बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ? ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैंने लोगों से सुना हुआ था इस चीज़ के बारे में, इस जगह के बारे में, तो यहाँ पे मैं इसलिए पहली बार आया हूँ। आपको यहाँ क्या नई चीज़ देखने मिली और कुछ कमियाँ देखी हो आपने? झरना वगैरह सब बढ़िया है, नहाने वाने की जैसे बच्चों को खेलने वेलने के लिए भी अच्छी सुविधा है, खेलते खेलते नहाना भी हो रहा है, उनका एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। इसी तरह वारासिवनी क्षेत्र की रहने वाली रोशनी ठाकरे ने बताया कि कोरोना काल के बाद वो पहली बार घर से निकली हैं। यहाँ पहुंचकर काफी अच्छा महसूस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से वो यहाँ आ रही हैं। पहले की अपेक्षा अब यहाँ कई सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं, लेकिन इसे और बेहतर करने की आवश्यकता है। तो ये है कि जैसे यहाँ पे आते लोग एंजॉय करने के, उसके हिसाब से यहाँ डेवलप होना चाहिए। पहले मैं यहाँ से 28 साल पहले आई थी, जब यहाँ सीढ़ियाँ वगैरह नहीं थी। अभी डेवलपमेंट के माध्यम से सीढ़ियाँ वगैरह बन गई है, तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसके हिसाब से और पर्यटन स्थल के हिसाब से यहाँ पे और भी थोड़ा सा डेवलप होना चाहिए। कितने सालों से आ रहे थे आप यहाँ? मैं यहाँ पे 27-28 साल पहले मैं आई थी, उसके बाद 27 साल बाद आई। कुछ फर्क दिख रहा है आपको अभी? हाँ, फर्क में यही है कि सीढ़ियाँ बन गई है, रेलिंग हो गई है। पहले तो सीधा सीधा ही था, वैसे चढ़ के आना पड़ता था। अभी बहुत अच्छा हो गया है, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, बच्चे भी आते हैं। कोरोना में जो सब अंदर रह के वो हो गए थे, यहाँ के थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ डेवलप होना चाहिए। बीटीवी के नन्हे दर्शक तक्ष मदनकर का 12 अक्टूबर को दूसरा जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा ओम प्रकाश, मम्मी प्रेरणा, दादा दादी, चाचा, बुआ, मामा मामी, मौसी सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं तक्ष। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोविड आईसीयू वार्ड का किया गया शुभारंभ। आयुष मंत्री कावरे ने किया शुभारंभ। जिला अस्पताल में बनाया गया है कोविड आईसीयू वार्ड। गंभीर मरीज अब नहीं होंगे छिंदवाड़ा, नागपुर, जबलपुर रेफर। 15 दिनों में अस्पताल में प्रारंभ होगी सीटी स्कैन की भी सुविधा। जिला चिकित्सालय में जल्द ही लगेगी 2 और डायलिसिस मशीन। जिला खाद्य अधिकारी के बयान पर मचा बवाल। सहकारी कर्मचारी महासंघ ने जताया विरोध। सहकारी समिति के कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। बयान की घोर निंदा कर जताया विरोध। खाद्य अधिकारी ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। मांग पूरी नहीं होने पर 16 से हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। कोविड नियमों का पालन नहीं करने का मामला। नगर की 3 दुकानों पर की गई कार्यवाही। जिला प्रशासन, पुलिस एवं नगरपालिका की टीम ने की संयुक्त कार्यवाही। 2 दिनों तक फ्लैग मार्च निकालकर दी थी समझाइश। 2 दुकानों को किया गया शटडाउन। 4,800 रुपए का वसूला गया जुर्माना। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।